अब जनता को बताओ, 363 जनता के लिए खोल रखा है, 64 को छुपा रखा है। 64 के अंदर माइग्रेंट के नाम, वरना तो जैसा चल रहा था वैसे चलने दो। वो तो कट्टर ईमानदार है ना, लेकिन केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल कट्टर ईमानदार। क्या हालत है आपके सामने ही तो है। अगर इतना बड़ा काम करने वाला था भाई साहब, तो क्यों नहीं दिल्ली स्वर्ग बन गई। नमस्कार, जन समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ संजना तिवारी। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे बड़े बाजार कनॉट प्लेस, वो जगह जहाँ पर हर कोई अपना जरूरी सामान, जरूरत का सामान खरीदने आता है। हर आम आदमी की ये जगह है, हर आम आदमी यहाँ पर आता है। लेकिन आज हम इस जगह से देश की राजधानी का हाल जानेंगे, देश की राजधानी के बारे में ये जानेंगे कि आखिर वो केजरीवाल सरकार जो ये कह करके आई थी कि वो दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी देगी, आज उस केजरीवाल सरकार ने दिल वालों की दिल्ली को एक बड़ा दिल का दौरा दिया है। क्या दिल का दौरा बढ़ा लेने ना, तो पहले फ्री लिया हमने और ना फ्री की चाहत रखते हैं। जिनका फ्री से घर चल रहा हो और जिनको फ्री से केजरीवाल की सरकार से कुछ मिल रहा हो, तो वो इसका विरोध कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन बढ़ाने से हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कल भी बिल भरा है और आज भी भरा है। और आप कौन सी दरों को, जिस पार्टी का मैन्युफैक्चर जो था, क्या था वो, बिजली फ्री और उसके बाद पानी भी नहीं। तो आज केजरीवाल साहब ये बताते क्यों नहीं है दुनिया को कि मैं बिजली फ्री नहीं दे सकता हूँ। ये बड़े बड़े वादे करते थे कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, लेकिन देखो मैंने बिजली फ्री करके दिखाई। घाटे के बाद भी अब कौन सा इनका दिमाग में आ गया जो अब ये घाटा भी नहीं झेल पा रहे हैं। ये तो बड़े बड़ी बात कर रहे थे कि फ्री में देने के बाद भी इनका बिजली विभाग फायदे में चल रहा था। तो क्यों दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने के लिए इन्होंने वोट बैंक की रेवड़ी बांटने की राजनीति करी। देश के अंदर ना, आपको सही मायने में एक बात बताए, भारत का संविधान भी कहता है कि आप राजनीति में आए, ये संविधान का आपका अधिकार है, लेकिन राजनीति साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, छल कपटी विचारधारा की नहीं होनी चाहिए। ये केजरीवाल जैसे लोग जो छल कपटी विचारधारा की राजनीति को जनता के बीच में ला रहे हैं, फ्री की रेवड़ी का लालच दे के, और आज राजनीति किस पे कर रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ गई। अभी थोड़ी दिनों के बाद ये मोदी सरकार को घेरेंगे कि मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया, मोदी सरकार ने वैसा कर दिया। अरे पार्टी तुम्हारी थी, आम आदमी तुम थे, और आम आदमी से आज खास आदमी तुम हो, शीश महल में तुम रहते हो, और अब बिजली महंगी कर रहे हो या बिजली बंद कर दी फ्री, वो तो बंद ही हो चुकी है। तो उसका डिसीजन आप दूसरों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? आपने दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। आप दिल्ली की जनता को बताओ ना कि मैं अब नहीं दे सकता हूं। मैंने पहले जो बोला कि बिजली फ्री देने के बाद भी हमारा बिजली विभाग फायदे में चल रहा है, वो सब मेरा झूठ था। बोलो ना, स्वीकार कर लेंगे, क्या दिक्कत है? वो जब झूठ था तो झूठ को स्वीकार करें, या फिर पब्लिक को केवल मूर्ख बनाने के सिवा इनके पास कोई दूसरी नीति नहीं। क्योंकि केजरीवाल केवल दारूवाल, आप देख रहे हैं उसका शीश महल, दारू बेच के जो 52 करोड़ का शीश महल तैयार हुआ है, वो कैसे आ गया? इनकी औकात थी क्या लेने की? इनकी औकात थी? इनकी औकात हमने देखी थी। रामलीला मैदान में 2.5 करोड़ रुपए आम जनता का अन्ना मूवमेंट के समय चंदा इकट्ठा हुआ था। ये तो वो लोग हैं जो अन्ना का 2.5 करोड़ रुपया लेके भाग गए थे। रामलीला मैदान से 2.5 करोड़ लेकर भागने वाले, उस 2.5 करोड़ रुपए से आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वाले आज देश के अंदर फ्री की राजनीति की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारी नीति है, क्योंकि तुम जनता को मूर्ख बना रहे हो। मोदी की नीति, कमाओ, पढ़ो, लिखो और आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। ये तुम्हारी नीति हो सकती है कि तुमने पढ़ाई करी, लिखाई करी, उसके बाद आप ACP बने, क्या बने, इनकम टैक्स में, और वहाँ इनकम टैक्स में रहते रहते इतनी इनकम को देख के इनकी आँख चौड़ी आ गई, और इनकम को कैसे अर्जित किया जाए, कैसे शीश महल बने इनका भी। इन्होंने नौकरी को त्याग कर 2.5 करोड़ भागकर आम आदमी पार्टी बनाई, और आम आदमी पार्टी के बाद जनता का मूर्ख बनाया। पंजाब में वो बेवड़ा बिठाया CM, और जब जिससे दिल्ली और पंजाब ना झिल रहा हो, वो सपने अब उत्तर पूरे भारत के अंदर PM के देख रहा हो। और यही वो व्यक्ति था जो फाइलें ले लेके मंचों पर चढ़ जाया करता था, ये फलाने नेता की भ्रष्टाचार की फाइल, ये फलाना नेता की भ्रष्टाचार की फाइल। अब केजरीवाल क्यों नहीं बताते? ये सत्येंद्र जैन की मेरे मंत्री की फाइल, ये मनीष सिसोदिया की मेरा मंत्री की फाइल, ये क्यों नहीं दुनिया को बता रहे हैं? बताए ना एक बार। वो तो कहते CBI और ED उनके मंत्री के पीछे पड़ती है। अच्छा, CBI और मंत्री इन्हीं के पीछे पड़ती है, क्योंकि हिंदुस्तान में यही 4 लोग हैं जो इन्हीं के पीछे पड़ जाती है, और हिंदुस्तान में कोई है नहीं। अरे भाई, आँच को सांच की जरूरत नहीं है, और तुमने किया है तो डर तुम्हें है।
जिसने नहीं किया उसको कोई डर नहीं है। जीवन में सच्चाई की ओर बढ़ने वालों, तुम केवल सच्चाई का नाम लेते हो, लेकिन सच्चाई की तरफ बढ़ने की औकात नहीं है, क्योंकि तुमको देख लिया था उसी समय जब अन्य मूवमेंट के समय पैसा लेके भाग गए थे। ये भगोड़े हैं, ये दारूवाल, ये खुजलीवाल, इनके जो राजनीति है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। आप एक काम बता दो जो केवल इन्होंने राजनीति में सबको समान रूप से दिया हो, बताओ। आप बताओ, अगर आज आप बात करोगे ना दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के स्कूलों का सर्कुलर उठा लीजिए, उस सर्कुलर के अंदर माइग्रेंट के नाम पर रोहिंग्याओं को भर्ती करने वाला अगर कोई है वो केजरीवाल है। आप सर्कुलर की बात कीजिए ना, सर्कुलर 363 और सर्कुलर 364। केजरीवाल साहब जनता को बताओ, 363 जनता के लिए खोल रखा है, 64 क्यों छुपा रखा है? 64 के अंदर माइग्रेंट के नाम पर क्यों रोहिंग्याओं को भर्ती करवाया जा रहा है? और भर्ती तो करवाया जा रहा है, उनको आधार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है ओनली 30 दिन की अंडरटेकिंग राइटिंग में ही। हमारे बच्चों के लिए आधार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए 500 मीटर 2 किलोमीटर का एरिया चाहिए, और उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए, प्लेन पेपर पे लिखा और उसके बाद 1 महीने बाद आप आधार दे रहे हो। ये सारी नीतियां सब जनता के सामने आ गई है। ये सब कट्टर भ्रष्टाचारी लोग हैं जो जनता को मूर्ख बनाकर अपनी नीति को, स्वार्थ की राजनीति शीश महल जैसी सामने निकल के आई है। इनकी राजनीति जनता के हित की होती तो पूरी जनता के सामने निकल के आती जनता का हित, लेकिन इनका क्या निकल कर आया? जनता का बेड़ा गर्क और अपना शीश महल खड़ा कर लिया, बस इसके सिवा कुछ नहीं कर पाए। अभी पटना में महाविपक्ष की बैठक की थी उन्होंने, क्या लगता है कितनी सफल रही? किसकी महाविपक्ष बैठक, विपक्ष की महाबैठक। पत्रकार महोदय, विपक्ष की महाबैठक, विपक्ष की महाबैठक नहीं कहते हैं, भ्रष्टाचारियों का महागठबंधन का ठगबंधन तैयार किया जा रहा है। और ये ठगिया, ये चोर, ये चोर मोसवरे भाई, ये लुटेरे, ये देश को बेच के खा गए। किसी पे चारा घोटाला चल रहा है, किसी के मंत्री पर शराब घोटाला चल रहा है, किसी के मंत्री पर कोई घोटाला चल रहा है, किसी पर कोई घोटाला चल रहा है। एक विपक्ष की महागठबंधन का एक नेता शरीफ दिखाओ जिस पर कोई मुकदमा ना चल रहा हो। नहीं तो चोर बिहार में बैठ जाए या समुद्र में जाके डूब जाए, हमें क्या मतलब? हमारा नेता एक ही जो देश हित, संविधान की रक्षा और भारत के सनातन रक्षा की बात करेगा, वो एक ही है और वही रहेगा जो पहले 14 में था, जो 19 में है और फिर वही 24 में रहेगा। तो मतलब 24 में मोदी जी के आने का दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है। दिल्ली की जनता भाई, जिस व्यक्ति को जाने ही नहीं दे रहे हम, मैडम आना किसको आप दिखाना चाह रहे हैं? विपक्ष को हम जाने ही नहीं देंगे। अभी हमें 15 लाख रुपए का पूरा हिसाब लेना है, जब तक मिलने जाएंगे मोदी कहीं नहीं जाने देंगे हम, सीधी सी बात। हम पहले भी बिठा चुके हैं, नहीं जाने दिया, फिर भी नहीं जाने देंगे। एक जनता और उसके अधिकारों का जब तक कानून इस देश में नहीं बन जाएगा, मोदी हो या योगी हो, इनको सत्ता से हम जाने ही नहीं देंगे। ये जो भाई केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल साफ सुथरा, देखो साफ बयान ऐसे होने चाहिए कि लोगों को समझ में आए। झूठा बयान कभी नहीं देना चाहिए। आतिश सिंह ने आकर मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जिनके बिल 0 आ रहे हैं उनके 0 आते रहेंगे, और जिसके 500 आ रहे हैं उसके 1000 हैं, जिसमें क्षमता है। तो ये 500 वाले के ऊपर दबाव नहीं हो कुछ ज़्यादा ही? दबाव ये देखो एक ना एक दिन तो होना ही था, दबाव वाली बात है। जब तक अगले में गुंजाइश थी, मान लो मेरे पास आज मैं 1 लाख रुपए का आदमी और मैं अपने बच्चों को मनाली घुमाने ले गया, तो मैं ऐसा तो है नहीं 365 दिन मनाली घुमा सकता हूँ। तो केजरीवाल ने अपनी क्षमता के आधार पर जितने दिन जनता को राहत मुहैया करा पाए, अगले ने करा दी। और अगर आज नहीं करा पा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मोदी का रोल है। मोदी बीच में अड़चन डाल रहे हैं। मोदी चाहें तो दिल्ली प्रदेश में बिजली फ्री चल सकती है जैसे वो चल रही थी। तो केजरीवाल जी तो कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर अब उसमें मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए? मतलब केजरीवाल जी कुछ गलत करें, आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं। वही तो नहीं करने दे रहे हैं। ये बिजली में दिक्कत कहाँ से आई है? वरना तो जैसा चल रहा था वैसे चलने दो। वो तो कट्टर ईमानदार है ना, लेकिन केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल सरकार कितनी कट्टर ईमानदार है? अरे बड़ी कट्टर ईमानदार है, जो बोलती है बिल्कुल नहीं करती। मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं मकान नहीं लूंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं लूंगा जो आम आदमी के परे से बाहर हो। शर्ट बाहर निकालूंगा और 50 लाख की लैटरी पे बैठूंगा, ठीक है। 46 करोड़ पूरा अपने घर पे खर्च करवा दी भाई साहब ने। इससे बड़ा झूठा और मक्कार आदमी पूरी पृथ्वी पे नहीं होगा। जो बोलता है वो करता ही नहीं है। उसके एक पहले बोला गठबंधन में किसी से नहीं लूंगा जी, गठबंधन में आ गया। शरद पवार के बारे में उसने 50 उल्टी सीधी बातें बोली, उसके खिलाफ उसके पक्ष में 5 बातें आगे दोबारा बोल दी। तो ये एक नंबर का महा झूठा है। 50 झूठे बने होंगे उनके खून से बनाए। ये देखो 2 बिंदु गिनाते हैं।
पहला, जिसको आज सबकी जनता ये कह रही है, पूरी दिल्ली प्रदेश में लोग गालियाँ दे रहे हैं कि ये बहुत झूठा है, ये बहुत मक्कार है। दिल्ली जीत गया, दोबारा भी जीत गया, पंजाब जीत गया, नगर निगम भी जीत गया। 2024 में केजरीवाल जी जीतेंगे। मेरा दूसरा बिंदु कहानी दीजिए। पहले भाई को मेरा पहला बिंदु क्या रहा कि जिस आदमी को पूरे प्रदेश के लोग गालियाँ दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत बड़ा झूठा है, ये बच्चों का कसम खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, फिर उसको मंगल ग्रह का आदमी वोट दे रहा है क्या? या चंद्रमा से कोई एलियंस आ रहे हैं, एलियंस बटन दबा के चले जा रहे हैं झाड़ू पे, कौन जिता रहा है उसे? दिल्ली प्रदेश की जनता ही जिता रही है। अगर वो इतना ही बड़ा मक्कार है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, तो जीतेगा नहीं वो। नगर निगम में कैसे जीत गया फिर वो? दिल्ली तो अपने आप नगर निगम में बीजेपी थी, छाती ठोकती रहती थी कि हम हमसे बड़ा काम करने वाला कोई नहीं है, हट गए ना वहाँ से। तो मैं तो केजरीवाल के मैं फायदे गिना रहा हूँ, मैं नुकसान थोड़ी गिना रहा हूँ। फायदे गिना रहे हैं। मैं तो उसको गाली नहीं दे रहा, मैं तो जनता के साथ। तो मतलब ये दिल्ली की जनता नहीं है। अब मैं एक दूसरा बिंदु गिना रहा हूँ। मैं दिल्ली की जनता हूं, मैं दूसरा बिंदु गिना रहा हूँ। सुनो, एक बंदे की इतनी तारीफ हो रही है कि अमेरिका में लोग बाग उसके पैर छू रहे हैं, कोई राष्ट्रीय गान गा रहा है तो उनके कोई पैर छू रहा है, और कोई देश के प्रधानमंत्री है वो भी उनके पैर छू रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ अपने बीजेपी भाई समर्थक से, ये जानना चाह रहा हूँ कि फिर कर्नाटक क्यों हार गए, हिमाचल प्रदेश क्यों हार गए, राजस्थान क्यों हार गए, बंगाल क्यों हार गए? अगर इतने ही बड़े तगड़े बेमिसाल हैं और हरीशचंद्र के पक्के सपुत्र हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी वाले, सारे ही ऐसी गंगा में नहा के निकले हुए हैं कि एक भी पाप का इनके चरित्र पर दाग नहीं है, फिर जनता इनको क्यों नकार रही है? देखिए ऐसा है, दिल्ली में उसने क्या बोला, बस फ्री कर दूंगा, बिजली फ्री कर दूंगा, तो मुफ्त खोरों की जमात निकल के बाहर आ गई। उन्होंने बोला मैं मुफ्त में ही चाहिए, इसलिए 10 साल से मुफ्त खोरी में बांट रहा है। उसने बोला दिल्ली को बना दूंगा लंदन, उसने बोला दिल्ली को बना दूंगा लंदन। अब क्या बना हुआ? दिल्ली बन गया वेनिश। पूरे दिल्ली में वही है। यहाँ देखिए क्या हालत है दिल्ली की, ये देखिए ना दिल्ली की क्या हालत है, आपके सामने ही तो है। अगर इतना बड़ा काम करने वाला था भाई साहब, तो क्यों नहीं दिल्ली स्वर्ग बन गई? 3 हत्याकांड लगातार से हुए हैं, एक लड़की के टुकड़े काट के करके उसे बाहर फेंक दिया गया। कहीं उसने आवाज उठाई? कहीं भी उसने आवाज नहीं उठाई। हर जगह क्राइम हो रहा है, हर जगह सारी बात हो रही है। और भाई साहब ने ये बोला कि हम लोग वहां हार गए। पुलिस तो बीजेपी के अंतर्गत, केंद्र सरकार के अंतर्गत। अरे पुलिस, अरे एक आदमी मोदी के छींक मारने से अनशन कर देता है, तो उसको चिंता क्यों नहीं हुई कि यहाँ के अनशन करे कि भैया एक बेटी को काट के फेंक दिया गया, तब उसने अनशन क्यों नहीं किया? वो छोटी छोटी बातों पर अनशन करता है। एक चीज समझ लीजिए, और वो कर्नाटक में क्यों नहीं हारी? क्योंकि कर्नाटक में जो जितने भी लोगों की मानसिकता है वो सारी की मुगलों की मानसिकता है, वो तभी वहां से हार चुकी है। और 100% तो हर जगह कोई आता नहीं, लेकिन फिर भी 2024 के अंदर मोदी ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं। 2024 में मोदी आएंगे तो दिल्ली की जनता यहाँ की तो ये कह रही है कि 2024 में मोदी आएंगे, लेकिन अब ये तो समय ही बताएगा कि 2024 में मोदी आएंगे या केजरीवाल आएंगे।